हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस एनवीएस में सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसमें हम सामान्य ज्ञान यानी एनसीईआरटी जो सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसमें हम इतिहास और भूगोल इन दोनों की चर्चा पहले कर चुके हैं अपने पिछले कक्षा में। जो आज की कक्षा है वो हमारी नागरिक शास्त्र यानी शासन और लोकतंत्र से संबंधित है, और ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। तो बिना देर किए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। और जो चैप्टर है चैप्टर 9 का नाम है परिवार और समुदाय, यानी यहाँ पर परिवार और समुदाय से संबंधित इस पाठ में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक कथन क्या है, प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं। प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन के पुष्प और फल हैं, ये जो कथन है ये तिरुवल्लुवर जी का कथन है। आगे है प्रश्न हमारा, समाज के मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई डैश को माना जाता है, यानी समाज की जो सबसे प्राचीन और मूलभूत इकाई है वो कौन है। तो यहाँ पर संकलित है क्या कि परिवार किसी भी समाज की मूलभूत और सबसे प्राचीन इकाई है। तो किसी भी समाज की जो प्राचीन और सबसे जो मूलभूत इकाई है वो है परिवार। तो उत्तर हमारा यहाँ पर परिवार हो जाएगा। और यहाँ पर परिवार दो प्रकार की बात की गई है, एक तो यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात की गई है, जो दूसरी परिवार है वो एकल परिवार की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर परिवार हो जाएगा। बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना किस प्रकार सीखते हैं, यानी जो बच्चे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी जो केवीएस के हैं वहाँ पर बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, बच्चे किस प्रकार से क्या करना जानते हैं, उनको कैसे सिखाया जाता है, उनका अधिगम लर्निंग कैसे होता है, ये सारे बच्चों को ही यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय है या फिर नवोदय विद्यालय है वहाँ पर मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना किस प्रकार सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो पारिवारिक जीवन में भागीदारी कैसे सीखते हैं, खेल से, दैनिक अभ्यास से, माँ से, विद्यालय से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, दैनिक अभ्यास से सीखते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, परिवार को डैश भी माना जाता है जहां बच्चे अहिंसा, परिवार को क्या डैश माना जाता है, यानी क्या माना जाता है परिवार को, बच्चे जहां अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसी महत्वपूर्ण मूल्य भी सीखते हैं। यानी बच्चे जो हैं अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य कहाँ सीखते हैं, विद्यालय, समुदाय, समूह और इकाई। तो परिवार क्या है, परिवार एक विद्यालय है, यानी परिवार को एक विद्यालय भी माना जाता है। परिवार क्या है, एक विद्यालय है। ये परिवार जैसे परिवार रूपी जो विद्यालय है यहाँ पर बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसी जो मोरल वैल्यूज हैं इसको सीखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि परिवार एक विद्यालय भी है जहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य को भी सीखते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, परिवार को क्या माना जाता है, परिवार को एक विद्यालय भी माना जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, परिवार जब अन्य परिवारों से और आसपास के लोगों से भी जुड़े होते हैं तो इस समूह को, यानी कि जो एक परिवार है यानी अन्य परिवारों से और आसपास के सभी लोगों से जब परिवार जुड़ जाते हैं तो जो समूह बनता है उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं, या फिर उस समूह को हम क्या कहते हैं, समूह, समुदाय, गांव या फिर नगर। तो आप देखेंगे यहाँ पर परिवार न केवल अंदर बल्कि अन्य परिवार से और आसपास के लोगों से भी जब जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े लोगों के इस समूह को हम समुदाय कहते हैं। यानी परिवार और आपस के लोग जब आपस में चारों तरफ से जब सभी लोग जुड़े होते हैं तो जो समूह बनता है उसे समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, समुदाय के सदस्य विभिन्न कारणों से एक साथ आते हैं, जैसे कोई त्योहार है, कोई अवसर है, तो समुदाय के सभी लोग क्या होते हैं, आपस में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, डैश प्रथा का पालन करते हुए भील समुदाय के लोगों ने हजारों पेड़ों को लगाने का निर्णय लिया था। यानी किस प्रथा के तहत जो भील समुदाय है इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को लगाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि प्रथा जो है क्या, हलमा का पालन करते हुए भील समुदाय ने सैकड़ों गांवों में हजारों पेड़ लगाने का निर्णय लिया। तो सबसे पहली बात, जो हलमा प्रथा के तहत पेड़ किसके द्वारा लगाया गया है, भील समुदाय के द्वारा लगाया गया है, और ये जो प्रथा है इस प्रथा का नाम है हलमा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हलमा, यानी हलमा प्रथा के तहत
हलमा प्रथा के तहत जो भील समुदाय है उन्होंने बहुत सारे गाँव में बहुत सारे पेड़ों को लगाया है। आगे प्रश्न है हमारा, महेश शर्मा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? हलमा आंदोलन, शिवगंगा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे हम यहाँ हलमा परंपरा के बारे में हम लोग देखे हैं। तो 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को भील समुदाय के लिए किए गए परिवर्तन कार्य हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो महेश शर्मा है ये शिवगंगा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर शिवगंगा आंदोलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। ये हलमा जो अभी हमने देखा कि हलमा के तहत जो भील समुदाय के लोगों ने पेड़ को लगाया है, तो देख सकते हैं आप यहाँ फोटो में, यहाँ पर जो भील समुदाय के लोग हैं पेड़ों को लगा रहे हैं। आगे प्रश्न है हमारा, एक जाति या इसके उप विभाजन को भी बहुधा, यानी कोई जाति है, ठीक है दोस्तों, कोई अगर जाति है उसका अगर उप विभाजन भी किया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी कोई किसी पर्टिकुलर जाति के उप विभाजन को क्या कहा जाता है? समुदाय, गांव, परिवार या कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि एक जाति या उसके या इसके उप विभाजन को भी बहुधा समुदाय कहा जाता है। यानी कोई जाति है उसमें अगर उप विभाजित भी हो जाता है तो उसे हम समुदाय के नाम से जानते हैं। समुदाय एक लचीली संकल्पना है। समुदाय क्या है दोस्तों? एक लचीली संकल्पना है। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा उत्तर भी बन गया कि समुदाय कैसी संकल्पना है? तो समुदाय एक लचीली संकल्पना है। समुदाय के यहाँ कुछ उदाहरण की बात करें अगर हम, तो उदाहरण के लिए जैसे मुंबई का पारसी समुदाय, चेन्नई का सिख समुदाय, अमेरिका का भारतीय समुदाय, केरल का वैज्ञानिक समुदाय, गांव का किसान समुदाय। इस तरह से ये जो सूची है अंतहीन है, यानी अनंत समुदाय, यानी समुदाय जो क्या है, समुदाय अनंत रूप से बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का उत्तर होगा कि जाति के जो उप विभाजन है उसे भी समुदाय के नाम से हम जानते हैं। आगे प्रश्न है, अगला चैप्टर हमारा शुरू हुआ यहाँ पे, आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शासन धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ये जो संकलित है हमारे महाभारत में संकलित है। आगे प्रश्न पर आते हैं हम अपने, निर्णय को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना किनके द्वारा क्या कहलाता है? यानी निर्णय को लेने की प्रक्रिया, जो निर्णय लेते हैं, नियमों के विभिन्न समूहों के सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना, यानी जो नियम है उसके विभिन्न समूहों को सामाजिक जीवन में व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना डैश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निर्णय को लेने की प्रक्रिया, ये जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर हमारा यहाँ पर क्या होगा? शासन हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, अधिक महत्वपूर्ण नियमों को डैश कहा जाता है। यानी जो नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कानून कहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा और है कि सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। यानी जो नियम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, जो नियम बनाते हैं और उसका पालन करना क्या है? सुनिश्चित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न एक हो जाएगा कि सरकार किसे कहते हैं या सरकार क्या होता है या फिर क्या करते हैं? तो उन व्यक्तियों का समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं, उन्हें हम सरकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न का उत्तर है ये हो जाएगा कानून। पुराने कानूनों में संशोधन व वर्तमान कानूनों को निरस्त किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो किसके पास ऐसी जो क्षमताएं हैं या फिर जो शक्ति दी गई है कि कानूनों में जो संशोधन है उसमें कानूनों में संशोधन कर सके, वो जो वर्तमान कानून को निरस्त कर सके, ये जो शक्ति है संविधान द्वारा किसको दी गई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन व वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? विधायिका क्या करती है? नए कानून बनाती है और जो कानून है उसमें संशोधन करती है और कानून को क्या करती है? निरस्त भी कर सकती है। ये पूरे जो शक्ति दी गई है ये विधायिका को दी गई है। और सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग है, जिसमें से हमने पहला देख लिया किसको? विधायिका को। आगे देखेंगे कानून को लागू करने का मुख्य कार्य किसका होता है? यानी कानून तो बना गया,
कानून तो बन गया, इसको लागू कौन करेगा? तो इसको आप देखेंगे कि कार्यपालिका, दूसरा जो अंग है, पहला विधायिका हो गया जिसने कानून को बनाया, दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका वह अंग है जो कानून को लागू करती है। तो कानून तो बनाया गया लेकिन अब उसको लागू करने का जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर यहाँ पर कार्यपालिका हो जाएगा। कार्यपालिका द्वारा लिया गया निर्णय ठीक है कि नहीं, इस बात की जांच किसके द्वारा की जाती है? यानी कार्यपालिका ने तो निर्णय ले लिया, यानी कानून उसने बनाया और उसको लागू कर दिया। अब ये सही है कि नहीं, जनता के हित में है कि नहीं, लोगों के हित में है कि नहीं, इसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? लिखा है यहाँ पर, आप देखेंगे कि कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं। यानी विधायिका और कार्यपालिका दोनों की जो जांच करने वाला है वो कौन है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ऐसी प्रणाली है जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों की कार्य प्रणालियों की जांच करता है, और वो ठीक है या नहीं करता है, इन सब का सुनिश्चित कौन करता है? वो न्यायपालिका करता है। तो हमने तीनों के सरकार के जो तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। आगे का प्रश्न जो है हमारा, किसी भी सरकार में कम से कम कितने स्तर होते हैं? यानी कोई सरकार कम से कम उसमें कितने स्तर हो सकते हैं? अधिक से अधिक तो जो भी होंगे, लेकिन कम से कम कितने स्तर हो सकते हैं? तो आप देखेंगे क्या, सरकार के जो 3 स्तर हैं, सरकार के स्तर भी कितने हैं? 3 हैं। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है। सरकार जो होती है वो कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, जिसमें से एक स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इसमें 2 स्तर हो सकते हैं, कम से कम जो 2 स्तर हैं, तो एक क्या है? स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। लेकिन जो हमारा भारत है यहाँ पर 3 स्तर, यानी जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, भारत में 3 स्तर के स्वीकार किया गया, जिसमें एक क्या होता है? स्थानीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार या संघ सरकार है। तो भारत में जो त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, इसमें स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर काम करती है, और जो स्थानीय सरकार है वो नगर अथवा ग्राम, जो नगर और ग्राम के जो सरकार होती हैं उन्हें हम स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। यतो धर्मस्ततो जय, यतो धर्मस्ततो जय डैश का आदर्श वाक्य है। यतो धर्मस्ततो जय किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना, भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और संसद। तो सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जय है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है। तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत सरकार का भी आदर्श वाक्य शामिल किया गया है। भारत सरकार का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। तो भारत सरकार का जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो है क्या? यतो धर्मस्ततो जय। तो उत्तर हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। भारत में कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? हम लोग जानते हैं कि भारत में जो औपचारिक प्रमुख होता है, जो औपचारिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। लेकिन प्रमुख कौन होता है? मुख्य जो प्रमुख कौन होता है वो है कौन? भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख। यानी हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संघ सरकार के औपचारिक प्रमुख होते हैं और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम कार्यपालिका के प्रमुख की बात करें तो कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाएगा। यहाँ पर अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बातें हैं। रामेश्वरम में क्या है? रामेश्वरम के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। कब? 1931 में, यानी कि 1931 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अब्दुल कलाम क्या है? 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, और इनका जो क्रम था यानी 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था 2002 से 2007 तक, और इनका जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में 1931 में हुआ था। यहाँ पर कलाम जी की कुछ बातें हैं। क्या? यदि आप असफल होते हैं तो हार नहीं मानिए, असफल है तो हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है, यानी कलाम जी की बातें हैं यहाँ पर। FIAL का जो बात है यानी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमको ये प्रश्न में आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर NCERT में है तो मैंने इसको शामिल कर लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, या फिर एफर्ट नेवर डाइज है ये, और फिर क्या? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर ये सारे जो है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट लर्निंग, एफर्ट नेवर डाइज, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये सारे जो सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये सारे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया है। आगे है प्रश्न हमारा, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यानी डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो तो इंग्लिश शब्द है, डेमोक्रेसी शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, किस भाषा से हुई है? तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द, यानी इसका उत्पत्ति किससे हुई है? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और ये दो शब्द डेमोस अर्थात लोग, यानी डेमोस का जो अर्थ है, तात्पर्य है वो है लोग, और क्रेटोस, क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। ठीक है दोस्तों, तो जो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है क्या? लोक शासन या गणतंत्र या फिर लोगों का शासन। ठीक है दोस्तों, तो जो डेमोस है, डेमोस अर्थात है लोग, और क्रेटोस का मतलब है शासन प्रणाली, यानी लोगों की शासन प्रणाली जो होती है उसे हम डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र कहते हैं, और इसकी जो शब्द की उत्पत्ति है ये ग्रीक भाषा से हुई है। 2024 के अनुसार भारत लगभग 1.5 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी ये तो हमें पता है कि भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कितने मतदाताओं के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ पर कितने मतदाता के साथ? 97 करोड़ मतदाताओं के साथ। उत्तर हमारा 97 करोड़ होगा। डैश प्रकार की लोकतंत्र व्यवस्था में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। यानी किस प्रकार का जो लोकतंत्र व्यवस्था है वहाँ पर जो आम नागरिक है, यानी जो सामान्य नागरिक है, वो अपनी बातों को कह सकता है, उसकी बातों को वैल्यू दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपकी नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है। फिर क्या है, इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। यानी सामान्य नागरिक, यानी जो सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उसमें सामान्य नागरिक के जो बात हैं, मतलब उनकी बातों को भी वैल्यू दिया जाता है। ये जिस प्रकार का लोकतंत्र है वो है आधारभूत या फिर धरातली लोकतंत्र। आधारभूत या फिर धरातली लोकतंत्र में एक तरह से जो सामान्य व्यक्ति है उसके बातों को भी महत्व दिया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, यहाँ से उत्तर आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 है। असली भारत गांवों में बसता है, ये कथन है महात्मा गांधी का। ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है कि असली भारत गांवों में बसता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रश्न, भारत की डैश गांव भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यानी भारत के जो कितने भाग हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? 1/3, 2/3, 3/4 और कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि जिसका 2/3 भाग ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, यानी भारत में अभी 2/3, यानी जो 2/3 भाग है अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे कि भारत में जो गांवों की संख्या है वो क्या है? लगभग 6 लाख। 6 लाख गांव है भारत में, 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। तो इनको भी हमें ध्यान में रखना है कि भारत में जो गांवों की संख्या है वो कितनी है? वो लगभग क्या है? 6 लाख के बराबर है। और गांव कितने हैं, कस्बे कितने हैं? 8,000 कस्बे हैं और 4,000 से अधिक नगर हैं। और 2/3 क्या है? भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो अभी भी गाँव में निवास करती है। निम्न में से शासन के किस स्तर को स्वशासन के रूप में देखा जाता है? यानी स्वशासन की बात करें, नहीं, शासन में 3 स्तर आप लोग पढ़े हैं, जो केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है और स्थानीय स्तर है। तो इसमें किस स्तर को स्वशासन के रूप में माना जाता है या फिर किस स्तर को स्वशासन के रूप में देखा जाता है? नगर निकाय, पंचायती राज, राज्य शासन या फिर नगर निगम? तो आप देखेंगे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो निचला सबसे स्तर होता है। स्वशासन का भी एक रूप है, यानी जो पंचायती राज है, पंचायती राज जो स्वशासन का रूप है वो पंचायती राज के रूप में है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर पंचायती राज हो जाएगा, जो स्वशासन के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर देखेंगे आप जिला स्तर, जिला स्तर पे क्या है? जिला पंचायत परिषद, जो जिला पंचायत परिषद है वो जिला स्तर पे काम करती है। खंड स्तर पे क्या है? खंड पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद, ये खंड स्तर पे काम करते हैं। और जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पे ग्राम परिषद या फिर ग्राम पंचायत काम करता है। तो जो ग्राम पंचायत है उसे हम ग्राम परिषद भी कहते हैं। आगे प्रश्न होगा हमारा, भारत में
पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर में विभाजित है? तो भारत में भी हम देखे हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यहाँ पर 3 स्तर हैं। एक तो ग्राम स्तर है, दूसरा खंड स्तर है और तीसरा क्या है, जिला स्तर है। ठीक है दोस्तों, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है भारत में वो 3 स्तरों में विभाजित है, जिसे हम त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहते हैं। 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे हम त्रिस्तरीय प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ग्राम पंचायत का प्रमुख या फिर अध्यक्ष, यानी ग्राम पंचायत है उसका जो प्रमुख होता है यानी उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सरपंच, प्रधान या फिर दोनों, कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पंचायत एक प्रमुख या अध्यक्ष है जिसे सरपंच या प्रधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें हम सरपंच या फिर प्रधान कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर दोनों हो जाएगा। यानी जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन? सरपंच या फिर प्रधान होते हैं। दोनों एक ही हैं। आदर्श गांव सरपंच, आदर्श सरपंच, यानी यहाँ पर कुछ केस स्टडी का भी दिया गया है कि 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में क्या है, दयानेश्वर कांबले, दयानेश्वर कांबले एक किन्नर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये वहाँ पे सरपंच चुनी गई हैं महाराष्ट्र में। इनका जो आदर्श वाक्य है क्या, लोक सेवा ग्राम सेवा, यानी इनका जो आदर्श वाक्य जो दयानेश्वर कांबले हैं, जब ये सरपंच मतलब बने हैं तो इन्होंने अपना आदर्श वाक्य क्या दिया है, लोक सेवा और ग्राम सेवा। एक केस स्टडी हमारा यहाँ पर और भी है कि मध्य प्रदेश के खान खांडवी गांव में, मध्य प्रदेश का जो खान खांडवी गांव है वहाँ पर भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा, भील समुदाय की जो वंदना बहादुर मैदा है वो भी क्या है, वहाँ पर सरपंच चुनी गई हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों, इनका मुख्य क्यों है, क्योंकि जो पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गांव की पहली महिला सरपंच बनी थी। कौन? वंदना बहादुर मैदा। ठीक है दोस्तों, शुरू आगे आते हैं अपने प्रश्न पर। हम यहाँ पर एक और केस स्टडी शामिल किया गया है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में का गांव एक हिवरे बाजार बहुत सूखा यहाँ पर रहता था। तो लेकिन जब यहाँ पे पोपट राव बाबूजी पवार, जो यही है पोपट राव बाबूजी पवार, जब यहाँ पर सरपंच बने तो इन्होंने गांव को हरा भरा किया और जो जल की समस्या है उसको दूर किया। इसके लिए इन्हें 2020 में क्या किया, इनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अब आता है हमारा प्रश्न, ग्राम पंचायत के बैठकों का आयोजन और अभिलेखों के रख रखाव संबंधी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? यानी ग्राम पंचायत में जो बैठक किया जाता है और अभिलेखों का जो वहाँ रख रखाव किया जाता है, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित जो दस्तावेज हैं इसके रख रखाव के लिए और यहाँ पे जो बैठकों का आयोजन होता है इसका किसके द्वारा किया जाता है? प्रधान, सरपंच, पंचायत सचिव और सदस्य। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्राम पंचायत की सहायता के लिए, जो ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत की सहायता कौन करता है? वो पंचायत सचिव होता है, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर पंचायत सचिव हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, गांव के भू अभिलेखों का रख रखाव किस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया जाता है? यानी गांव में जो भू अभिलेख है यानी भूमि से, गांव की जो भूमि है वो उन दस्तावेजों से संबंधित रख रखाव कौन करता है, यानी उसकी देखभाल या फिर उससे संबंधित जो कार्य वो कौन करता है? ग्राम सचिव, पटवारी, लेखपाल और प्रधान। तो ग्राम पंचायत में एक प्रशासनिक अधिकारी भी है जिसे भारत में कई भागों में पटवारी भी कहा जाता है। जो पटवारी होता है वही भू अभिलेखों का रख रखाव करता है। तो पटवारी को हम लेखपाल भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है हमारा क्या होगा, पटवारी हो जाएगा। पंचायत जिसमें बच्चों के बात को भी स्वीकार किया जाता है, यानी हमको ऐसे बताना है, पंचायत जिसमें बच्चे यानी छोटे बच्चों को भी बात को स्वीकार किया जाता है, यानी छोटे बच्चों के बात को भी महत्व दिया जाता है, उस पंचायत को क्या बोलते हैं? बाल हितैषी पंचायत, बाल पंचायत, बाल सखा पंचायत या फिर बालवाड़ी पंचायत। तो जहाँ पर जिस पंचायत में छोटे बच्चों को भी बात यानी उनके बच्चे बातों को भी वैल्यू दिया जाता है, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, बच्चों को भी बैठक में शामिल किया जाता है, ये सारी जो पंचायतों में होती हैं उसे हम बाल हितैषी पंचायत के नाम से जानते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बाल हितैषी पंचायत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, बाल संसद के कार्यों के लिए, यानी बाल संसद यानी संसद तो चलती थी लेकिन बाल संसद के कार्यों के लिए 2001 में किसे वर्ल्ड चिल्ड्रेन ऑनरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड चिल्ड्रेन ऑनरेरी अवार्ड किसके लिए? बाल संसद के कार्यों के लिए 2001 में किसको दिया गया है? अब्दुल कलाम, बंकर राय, मोहिनी मिश्रा, समर्थ अग्रवाल। तो बंकर राय, यानी बंकर राय क्या है? बाल संसद
कुछ दशक पूर्व बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेयरफुट कॉलेज की शाखा, यानी इनकी जो स्थापना है बेयरफुट कॉलेज, इसकी शाखा क्या है, बाल संसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य की है। इसलिए इनको क्या है 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रेन ऑनरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भारत में पंचायतों में ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए डैश सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी भारत में जो पंचायत है, यानी पंचायत की बात की गई है, इसमें महिलाओं की कितने सीटें आरक्षित हैं, तो हम लोग जानते हैं कि पंचायत राज, ये जो पंचायती व्यवस्था है, इसमें महिलाओं के लिए क्या है, एक तिहाई सीटों की व्यवस्था की गई है, यानी फिर एक तिहाई जो सीट है उनके लिए आरक्षित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का विषय, यानी कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है, शासन, अर्थशास्त्र, वित्त और मुद्रा। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले लिखा गया। तो कौटिल्य का जो लिखित अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है, शासन से, यानी शासन व्यवस्था पर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट होता है। नगरीय स्थानीय निकाय, जैसे हम लोगों ने पंचायती राज या पंचायती निकाय के बारे में पढ़ा है, वैसे ही जो स्थानीय सरकार नगरों में होती हैं उन्हें हम नगरीय स्थानीय निकाय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पंचायती राज है वो गाँव में होते हैं और जो नगर में रहते हैं उन्हें हम नगरीय स्थानीय निकाय के नाम से जानते हैं। नगरों एवं कस्बों की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया, जो नगर यानी जो कस्बे होते हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। तो जो छोटी छोटी इकाइयाँ विभाजित की जाती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सदस्य, समुदाय, समूह या फिर वार्ड। नगरों एवं कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर होगा हमारा यहाँ पर वार्ड। ये हमारा मद्रास जो कारपोरेशन है क्या है 1688 29 सितंबर 1688 में जो मद्रास पहला नगर निगम है स्थापित मद्रास कारपोरेशन, यानी अब ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन भी इसे कहते हैं, यानी जो मद्रास कारपोरेशन है इसकी स्थापना 29 सितंबर 1688 में की गई थी। और ये क्या है, भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। यानी भारत की जो सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है वो है मद्रास कारपोरेशन, जिसका वर्तमान में हम नाम ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन भी कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है वो 29 सितंबर 1688 में किया गया है, यानी सबसे प्राचीन जो नगर निगम है यही है। नगर पंचायत की स्थापना डैश में की जाती है, यानी नगर पंचायत की स्थापना कितने आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें किया जाता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 से 10 लाख के बीच और 1 लाख से कम जनसंख्या के बीच। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं। कौन होता है, यहाँ जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर कौन काम करता है, वहाँ पर जो काम करता है नगर निगम। नगर निगम होता है, इसे महानगर निगम भी कहा जाता है। नगर निगम कहें या फिर महानगर निगम भी कहा जाता है, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी होती है। और जो 1 से 10 लाख की आबादी होती है, 1 से 10 लाख के बीच जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ पर जो निकाय काम करता है वो है नगर पालिका। वो कौन है, नगर पालिका। जो नगर पालिका है वो 1 से 10 लाख की जो जनसंख्या होती है वहाँ पर गठित की जाती है, जिसे नगर पालिका को हम इंग्लिश में क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। आगे है, क्या हमें बताना था, यहाँ पर नगर पंचायत की स्थापना जो होती है 1 लाख से कम, जो 1 लाख से कम आबादी है वहाँ पर किसकी, नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नगर पंचायत हो जाएगा। यहाँ पर 1 लाख से कम आबादी, 1 से 10 लाख आबादी है तो वहाँ पर नगर पालिका की स्थापना की जाती है। अगर 10 लाख से अधिक आबादी है तो वहाँ पर नगर निगम या फिर महानगर निगम काम करते हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। कार्य का महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा यहाँ पर कि जब आप कोई काम कर रहे हो उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। तो ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आगे प्रश्न है हमारा, गैर आर्थिक
गतिविधियां वे, हमने कुछ को ऐसे डायरेक्ट शामिल कर लिया है जिसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें। तो गैर आर्थिक, क्योंकि ये प्रश्न थोड़े सिंपल हैं, इसको हमको प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा समझ लेंगे इसको कि जो आर्थिक गतिविधि है जहाँ पे हमको अर्थ यानी मुद्रा पैसे संबंधित काम होता है, जहाँ पर पैसे संबंधित कोई काम नहीं होता उसे हम गैर आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। तो गैर आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती, इसमें न तो आय होती है न तो संपत्ति होती है, तो ये ऐसे गतिविधि को हम गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं। यानी ये जो काम होते हैं ये बल्कि कृतज्ञता, स्नेह, प्यार, सेवा, आदर के भाव से किए जाते हैं। यहाँ पर पैसे, रुपए यानी संपत्ति की कोई बात नहीं होती है। आगे प्रश्न है आगे है कि हाँ, वस्तु विनिमय, जो वस्तु विनिमय यानी कि जो काम लोग करते हैं उनको पैसे के बदले में जो हम क्या कुछ वस्तु यानी सामान दे देते हैं, उस भुगतान को हम क्या कहते हैं, वस्तु के रूप में भुगतान। यानी अगर हम किसी को काम करवाते हैं और उसको पैसा न देकर उसको कोई सामान देते हैं तो उसे हम वस्तु के रूप में भुगतान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्थिक गतिविधियों के दौरान वस्तु के मूल्य में वृद्धि को डैश कहा जाता है। यानी आर्थिक गतिविधियों के दौरान अगर वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है, यानी कोई वस्तु है, आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि किसी ने कोई बढ़ई है जिसने फर्नीचर खरीदा 600, लकड़ी खरीदा 600 रुपये का, फिर उसमें क्या किया, उसने अपने कुछ परिश्रम लगाए, कुछ उसमें उपकरण जोड़े, फिर क्या किया, उसको बाजार में 1000 रुपये का बेच दिया। यानी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। इसमें जिसने जो ये काम किया है, यानी आर्थिक गतिविधियों के दौरान जो वस्तु थी उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। तो जब मूल्य में वृद्धि की हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहते हैं, मूल्य लाभ कहते हैं, मूल्य संवर्धन कहते हैं, या फिर मूल्य बढ़ोतरी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है और इसे हम मूल्य संवर्धन कहते हैं। तो उत्तर हमारे यहाँ पर मूल्य संवर्धन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक चरण में क्या होती है, यहाँ पर उसके मूल्य में वृद्धि होती रहती है। आगे प्रश्न है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां क्या है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें, हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर इसकी बात की गई है। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं, यानी कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनकी विशेषताएं समान होती हैं, तो उनके समानता के आधार पर हम जो गतिविधियां हैं उनको हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट देते हैं, जिसमें 3 क्षेत्र होते हैं। जिसमें कितने, इसे हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें प्राथमिक जो क्षेत्र होता है, द्वितीयक, तृतीयक, आगे हम इसको देखेंगे। उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण होता है, यानी कि वो वैसी गतिविधियां जिसमें प्रकृति से, यानी संबंध किससे होता है, सीधे प्रकृति से कच्चे माल निकाले जाते हैं, यानी खेती है, माइंस है, खदान है, इन सबसे संबंधित, यानी जहाँ पर भी जो कार्य होते हैं सीधे प्रकृति से संबंधित होते हैं, वो किस प्रकार के क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है और वानिकी। वानिकी भी किसमें है, वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि, ये सारे किसमें प्राथमिक गतिविधि में शामिल किए जाते हैं, या फिर प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि भी इसे हम कहते हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक गतिविधि हो जाएगा या फिर प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा। वे गतिविधियां जिनमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त सामग्री, यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रकृति से जो सामान निकले हैं उसका प्रसंस्करण करके, यानी उसका प्रोसेसिंग करके क्या कहते हैं, बिक्री हेतु उत्पाद में परिवर्तन किया जाता है। यानी जो कच्चे माल निकले हैं प्रकृति के रूप में, प्रकृति से हमें जो कच्चे माल मिले हैं उसका हम किसी कंपनी, फैक्ट्री में क्या करके उसको प्रोसेस करके उसका हम एक उत्पाद जब तैयार करते हैं तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो उत्तर हमारे यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही पे जो हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पर इसमें शामिल है कि जो कच्चे माल है उसका प्रोसेस करके उसको उत्पाद के रूप में जो परिवर्तित करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आगे है हमारा प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र हैं, क्षेत्र को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को संपूरक के रूप में सहायता किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की जो सहायता करने वाला है वो है सेवा या फिर तृतीय क्षेत्र, दोनों एक ही कहते हैं। इसको सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करने वाला कौन है, सेवा क्षेत्र या फिर इसे हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर तृतीय क्षेत्र से संबंधित कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे दिया गया तृतीय गतिविधियाँ तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें क्या, उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार ले जाता है। फिर यहाँ पर जो है सेवा क्षेत्र जो है यहाँ पे, जैसे इंटरनेट या
माध्यम से संचार है, सेवाएं हैं, सॉफ्टवेयर तैनात करना, होटल है, रेस्तरां है, बैंक है, विद्यालय है, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकान, गोदाम यानी वेयर हाउस, ये सारे क्या हैं, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे है सहकारी कंपनी अमूल की स्थापना कब किसके द्वारा किया गया है? वर्गीज कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर कोई नहीं। तो आर्थिक क्षेत्र जो अमूल है, अमूल की स्थापना 1946 में, जो अमूल है इसकी स्थापना 1946 में की गई है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना किसके द्वारा? त्रिभुवन दास पटेल जी के द्वारा किया गया है। त्रिभुवन दास पटेल जी के द्वारा क्या है, अमूल की स्थापना 1946 में की गई थी। डेयरी ब्रांड आविन किस राज्य से संबंधित है? यानी आविन, जैसे हम लोग के यहाँ अमूल है, ठीक है दोस्तों, अमूल क्या है, अमूल वहाँ पे हम लोग जानते हैं गुजरात आनंद से निकलती है, जो इसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास ने की थी। इसी तरह आविन यानी ऐसे सभी राज्यों में अलग अलग ब्रांड से डेयरी ब्रांड चलते हैं। तो आविन किस राज्य से संबंधित है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अमूल के समान कर्नाटक में नंदिनी, कर्नाटक में कौन काम करता है? नंदिनी। इनको हमको ध्यान में रखना होगा कि कर्नाटक में कौन सा ब्रांड है? नंदिनी ब्रांड है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ पर मदर डेयरी कंपनी काम करती है। तमिलनाडु से आविन, तो उत्तर हमारे यहाँ पर इसका तो मिल गया तमिलनाडु, यानी जो आविन ब्रांड है इसका संबंध तमिलनाडु से है। आंध्र प्रदेश में कौन ब्रांड काम करता है? आंध्र प्रदेश का जो ब्रांड है वो है विजया। नागालैंड से कौन है? केवी। बिहार में जो सुधा कंपनी काम करती है, और पंजाब में कौन है? वर्का। ये सारे डेयरी ब्रांड है, यानी कि सहकारी ब्रांड है जो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। तो इन सारे ब्रांडों को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे प्रश्न है हमारा, 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने, 1 टन कागज का अगर हम पुनर्चक्रण कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 1 टन कागज का अगर हम पुनर्चक्रण कर रहे हैं तो डैश पेड़ों की बचत की जा सकती है? 100, 23, 17 और 33। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ों एवं 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है। तो 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं अगर हम 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करते हैं तब। आगे साथ क्या है हमें कि नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की भी बचत होती है। यानी अगर हम पुनर्चक्रित किए हुए सामान का उपयोग करते हैं तो इसमें 70% ऊर्जा और पानी की भी बचत की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र और शासन से संबंधित क्लास था हमारा कक्षा 6 का, ये हमारा पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो यहाँ पर कक्षा 6 जो NCERT पाठ्य पुस्तक है, इससे यहाँ पर हम इतिहास, भूगोल और जो पॉलिटी है, इन तीनों को हमने शामिल कर लिया है। तो दोस्तों अब हमारी जो अगली कक्षा होगी वो क्लास 7 की होगी। तो हम 7 में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।